एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नरेश का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज भारत के पड़ोसी श्रीलंका की चर्चा। कहा जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी देश अपना भूगोल नहीं बदल सकता है। यदि भूगोल को नहीं बदला जा सकता है तो सामान्यतः राष्ट्रों के पास अपने पड़ोसी बदलने के अवसर भी नहीं होते हैं। भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका आजकल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना है। पिछले कुछ महीनों से भारत का यह पड़ोसी आर्थिक संकट की चपेट में था, जिसके कारण वर्तमान में राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो चुका है। इस एपिसोड में श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक संकट की चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसका आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। भारत से मात्र लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 20 लाख है। श्रीलंका के वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संकट पर चर्चा करने से पूर्व संक्षेप में इस देश के इतिहास और सामाजिक बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर सिंहल जाति के वंशों का शासन रहा है। कहा जाता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। तभी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जो आज भी जारी है। यूरोप महाद्वीप में औद्योगिकीकरण के उपरांत विभिन्न आर्थिक कारणों से यूरोपीय देशों का आगमन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप में स्थित देशों की ओर हुआ। अनेक यूरोपीय देशों डच, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने इन तीनों महाद्वीपों में स्थित देशों को अपना उपनिवेश बनाया। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों तक ये उपनिवेश विभिन्न यूरोपीय देशों के गुलाम रहे। श्रीलंका भी यूरोपीय उपनिवेशवाद और गुलामी से अछूता न रह सका। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 4 जुलाई 1948 को श्रीलंका ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुआ। जिस देश को हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं, 1972 तक इसका नाम सीलोन हुआ करता था। 1972 में सीलोन का नाम बदलकर लंका तथा 1978 में लंका का नाम श्रीलंका कर दिया गया। दक्षिण एशिया के सभी देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जातीय समूह सिंहलियों का है, जिनकी जनसंख्या कुल आबादी का 74% है। दूसरा बड़ा जातीय समूह तमिलों का है, जो कुल आबादी का 18% है। तमिल जाति में भी 2 प्रकार के समूह पाए जाते हैं। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरे भारतीय तमिल, जिन्हें औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से ले जाया गया था। कुछ ईसाई और मुसलमान धर्म के लोग भी श्रीलंका में रहते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक श्रीलंका में सिंहली जाति डोमिनेटिंग फोर्स रही है, या यूं कहा जाए कि श्रीलंका में सिंहली जाति का प्रभुत्व अधिक पाया जाता है। जातीय संघर्ष के कारण श्रीलंका लगभग 3 दशक तक गृहयुद्ध की चपेट में उलझा रहा। 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति हुई। गृहयुद्ध के समाप्ति के बाद श्रीलंका के पास विकास के बेहतर अवसर थे, किंतु 1 दशक बाद ही श्रीलंका को नवीन और अधिक खतरनाक संकटों ने घेर लिया है।
हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित द्वीपीय देश श्रीलंका वर्तमान में अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट इतना भयानक और विनाशकारी है कि इसने 2009 में गृहयुद्ध के बाद हासिल की हुई तरक्की को भी मिट्टी में मिला दिया है। वैसे तो बहुत से अर्थशास्त्री और श्रीलंका के नीति निर्माता इस संकट के लिए कोविड महामारी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों के एक समूह का यह भी मानना है कि इस संकट की भूमिका पिछले कुछ वर्षों से बनने लगी थी। आइए श्रीलंका में उत्पन्न इस आर्थिक और राजनीतिक संकट को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से बड़ी मात्रा में रकम कर्ज के रूप में ली। साल 2009 से 2018 के दौरान श्रीलंका का व्यापार घाटा 5 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। स्थितियां 2018 में तब और अधिक खराब होने लगी जब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करते हुए पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के पीछे कई ऐसी नीतियों को भी माना जा रहा है जिन्हें सरकार ने कुछ ही साल पहले लागू किया था। यह कहा जा रहा है कि श्रीलंका में कुछ साल पहले तक अलग अलग मदों में अलग अलग टैक्स व्यवस्था लागू थी। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स की दर कम होने के साथ साथ अधिक आय वालों पर 30% तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन लोगों की नज़र में अधिक लोकप्रिय होने के लिए सरकार ने टैक्स की दरें आधी कर दी, जिस कारण सरकार को प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजधानी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आभास कुमार कहते हैं, श्रीलंका ने आर्थिक नीतियां लागू करते समय जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा। भावनाओं में बहकर केवल आदर्श की बात करने के कारण पड़ोसी देश की बर्बादी हुई है। सरकार ने फैसला लिया कि श्रीलंका केवल ऑर्गेनिक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए सरकार ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके घातक परिणाम निकले। कृषि और बागवानी उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा किसानों को भारी नुकसान हुआ। बाजार में भी मांग के अनुरूप वस्तुओं की पूर्ति बाधित होने लगी। पर्यटन श्रीलंका की आय का एक प्रमुख साधन हुआ करता था। यहाँ की अर्थव्यवस्था का लगभग 10% योगदान सीधे पर्यटन से प्राप्त होता था। 2019 के बाद बढ़ते हुए कोविड प्रतिबंधों के कारण विदेशों से पर्यटक श्रीलंका नहीं आ सके। परिणाम स्वरूप पर्यटन व्यवसाय में मंदी आने लगी और डॉलर में प्राप्त होने वाली आय घटती चली गई। यह भी कहा जा रहा है कि 2019 में देश में घटित कुछ आतंकी घटनाओं के कारण पर्यटकों में डर का माहौल बना, जिस कारण उनका श्रीलंका की तरफ झुकाव निरंतर कम होता रहा। 2022 की शुरुआत में ही श्रीलंका पर इतना अधिक कर्ज हो चुका था कि वह बाहरी देशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में असमर्थ होने लगा। अतः महंगाई भी बढ़ने लगी। मार्च 2022 में महंगाई की दर 21% से अधिक हो चुकी थी। बाजार में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर उन वस्तुओं की किल्लत होने लगी जो आयात पर निर्भर थी, जैसे
पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ आदि। परिणाम स्वरूप जनता सड़कों पर उतरी और विरोध करते करते सांसदों, मंत्रियों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचने लगी, जिससे देश का पूरा वातावरण अराजक होने लगा। इन सब के कारण श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हुआ। जनता के गुस्से और विरोध के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने सिंगापुर से ही मेल के माध्यम से संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा। इस संकट के दौर में रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने दिनेश गुणावर्धने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब देखना यह है कि ये दोनों श्रीलंका को इस अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट से कैसे बाहर निकालते हैं। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक एडवोकेटा इंस्टीट्यूट के मुखिया धनानाथ फर्नांडो ने श्रीलंका के इस संकट को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, श्रीलंका की वर्तमान स्थिति 5 बिंदुओं से जुड़ी है। कुछ लोग इस हालात को एक चक्र या दायरा भी बता रहे हैं। वे आगे कहते हैं, श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कोष की कमी होने के कारण जरूरी सामान बाहर से आयात नहीं किया जा सका। साथ ही कर्जदारों को भी ब्याज समय पर नहीं मिल सका। पुराने कर्ज अभी भी वापस नहीं किए जा सके, अतः नए ऋण का मिलना असंभव था। आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाइयों का आयात डॉलर की कमी के कारण नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप इन वस्तुओं की किल्लत पैदा हुई और लोगों के गुस्से ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। श्रीलंका का यह आर्थिक राजनीतिक संकट बहुत कुछ सिखाता है। सरकारों को अपनी नीतियां मात्र आदर्शों के आधार पर निर्मित नहीं करनी चाहिए। नीति निर्माण का मजबूत आधार देश की वास्तविकताएं ही होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज देने वाली आधुनिक पूंजीवादी संस्थाओं से अधिक कर्ज लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। वे तभी तक कर्ज देती हैं जब तक लाभ मिल रहा हो। आर्थिक संकट के समय वे संस्थाएं कर्ज देने से पीछे हट जाती हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।